जय हिंद दोस्तों, आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1974 में, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही है? तो पुरुष टीम रही है चौथे स्थान पे और महिला टीम इसमें रही है आपकी 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न था कि भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है संध्यक, इसको कहां पर डिकमीशन किया जाएगा? तो इसे डिकमीशन कर दिया गया है विशाखापट्टनम में, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हिडेलबर्ग सीमेंट ने किस देश में विश्व के पहले कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने को यहां पर घोषणा की है? तो ये लोग बनाएंगे इसे स्वीडन में, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दिया है? तो इस योजना को मंजूरी दिया गया है गुजरात में, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माण किया गया, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा हैदराबाद में, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एशिया का जो पहला अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला है इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजित करेगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया फेंगगुएन 4B किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये आपके मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व के जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन कॉर्नीवैक्स CoV को किस देश ने विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया गया है रसिया के द्वारा, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में ब्लू फिन्ड महसिर मछली को IUCN की रेड लिस्ट में डैश डैश श्रेणी में शामिल किया गया, तो इसे शामिल कर लिया गया है लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सेज प्रोग्राम और पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसे यहाँ पर लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने, तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है केरल की सरकार ने, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के ऊपर आज मेरी 2 क्लास है। 11 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग अभी तक 1 से लेकर के 6 जून के जो भी करंट अफेयर पढ़े हैं उन सभी का होगा रिवीजन। तो क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। पिन कमेंट में आपको उस क्लास की लिंक मिल जाएगी। छोटी सी क्लास होती है, डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लाइव टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पूरे जून महीने में अनअकैडमी के ऊपर ऑफर चल रहा है। इसमें से अगर आप लोग कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे आपको 10 की बजाय 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर सिर्फ आपको मेरे कोड के ऊपर मिलेगा, यानी कि 10 की बजाय यहाँ पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर कोर्स को खरीद सकते हैं। एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, यानी कि अगर आप लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको SSC और बैंक एग्जाम का तो कॉम्बो मिलेगा ही, साथ ही साथ 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मुफ्त में दिया जाएगा। तो 9180 प्राइस है और इसमें भी आपको 5% का डिस्काउंट मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जून 2021 में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया गया? तो ये परीक्षण किया है चाइना ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अब कृत्रिम सूर्य का मतलब है क्या? क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक सूर्य को बना दिया है? नहीं, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि सूर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें होता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन इसके अंदर होता है, जिसमें हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइन होता है, उसके बाद में हीलियम बनाता है और इसमें आपकी ऊर्जा रिलीज होती है। यही हमारे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो अभी चीन के द्वारा एक ऐसा रिएक्टर बनाया गया जहां पर इस प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य की जो उष्मा है उसके कोर में उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया गया, यानी कि उतना तापमान इसने अचीव किया है। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि दिसंबर 2020 में चीन के द्वारा HL2M नाम के एक रिएक्टर को भी डेवलप किया गया था और नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाओं पर ये सारे आधारित होते हैं। और चीन इसके साथ साथ
HL2M टोकामैक रिएक्टर का भी परीक्षण कर रहा है। अच्छा, दिसंबर में इसका वाला परीक्षण किया था, ये भी यहाँ पर चीन बना रहा है, यानी कि चीन के द्वारा टोटल 3 आर्टिफिशियल सन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होगा कि जो एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसको हम कृत्रिम तरीके से यहाँ पर ही प्राप्त कर लें, लेकिन चाइना बना रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या आगे होता है। इसी प्रकार से एक और परियोजना है जिसका नाम है ITER, तो इसमें 35 देश शामिल हैं। ये आपकी 1985 में ही शुरू हो गई थी। भारत भी इसका हिस्सा है, लेकिन ये आपका जो प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ पाया। और इधर चाइना ने आप देख सकते हैं 3 रिएक्टर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस संस्थान के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए SPAG NII ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। तो ये यहाँ पर प्राप्त किया है NII ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं SPAG9 एंटीजन की, तो एंटीजन हमारा क्या होता है? मुख्य रूप से जो आपकी बीमारियां होती हैं उनके उपचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है अनिल सूरी साहब, तो इनको द्वारा 1998 में इसकी खोज की गई थी। और अभी यहाँ पर जो हमारे स्वायत्त संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान, इसको यहाँ पर दर्जा मिल गया है। अच्छा, ये जो एंटीजन होता है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो आपकी महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है या फिर स्तन कैंसर होता है उनके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी को यहाँ पर ये मिला है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा साइबर-2 इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च करेगा नासा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, जब भी आप लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा होगा तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में आपको लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं मिलेंगी और एक आकाशगंगा में आपको मिलेंगे 100 अरब तारे। तो अभी नासा ने ये घोषणा की है कि साइबर-2 नाम से हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करेंगे और इसका मुख्य रूप से काम होगा कि स्पेस में जाकर के तारों की संख्या के बारे में ये एग्जैक्ट पता लगाएगा। तो साउंडिंग रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया जाना है। साइबर-2 की बात करते हैं तो कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 इसका पूरा नाम है। नासा की बात करते हैं तो 1958 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है और बिल नेल्सन अभी इसके नए अध्यक्ष यानी कि प्रशासक इसके बने हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि डाविंसी नाम का जो इनका मिशन है वह आपके वीनस प्लैनेट के लिए लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में एक राष्ट्र एक मानक के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना? तो इस संस्थान का नाम है RDSO, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो पहले तो आपको RDSO के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, 1921 में ही इसकी स्थापना हुई थी और हमारे यहाँ पर जो भारतीय रेलवे है उसका यह एक अनुसंधान और विकास संगठन है। पूरा इसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो 3 वर्षों के लिए इसको मान्यता मिली है। अच्छा, इस प्रकार के मानक की जो मान्यता होती है वो कौन देता है? तो हमारे यहाँ पर आपको एक संस्थान मिलेगा जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसके द्वारा एक राष्ट्र एक मानक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, पहला संस्थान यहाँ पर बन गया है RDSO, जो कि हमारे भारतीय रेलवे का एक अनुसंधान और विकास संगठन है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा CM अनुप्रति कोचिंग योजना को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जिसकी परिवार की मासिक आय 8 लाख से कम है, उन सभी को जो भी आपकी सिविल सेवाएं होती हैं या फिर कोई व्यावसायिक एग्जाम होता है उसके एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत आपके OBC, SC, ST इन सभी समुदाय के साथ साथ जो हमारे देश में अल्पसंख्यक कम्युनिटी हैं या फिर जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं उन सभी को यहाँ पर फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। अच्छा, याद होगा इसी प्रकार की एक योजना शुरू की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिसका नाम था अभ्युदय, जनवरी में शुरू किया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य या UT की सरकार के द्वारा छात्रों के लिए यून-टैब योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है लद्दाख की सरकार द्वारा, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बस ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत जो आपके 6 से लेकर के 12वीं के छात्र होंगे लद्दाख में उनको मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा,
टैबलेट में आपके सारे एग्जाम से जुड़े हुए या फिर आपके जो भी पाठ्यक्रम हैं उनसे जुड़े हुए सामग्री भी इसमें आपको मिलेगी। तो राज्यपाल आर.के. माथुर ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की गई? तो ये जो प्रोग्राम है इसकी घोषणा यहाँ पर कर दी है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी आबादी है 32 करोड़ और इनके पास में जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब अमेरिका ने कहा है कि जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, WHO और गावी के द्वारा कोवैक्स पहल की शुरुआत की गई थी उसके अंतर्गत विभिन्न देशों को हम लोग वैक्सीन की यहाँ पर आपूर्ति करेंगे। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। राजधानी अमेरिका की आपको वाशिंगटन DC में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और उपराष्ट्रपति पहली महिला कौन बनी है? कमला बुआ। तो उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2021 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर PM मोदी के द्वारा किस शहर से E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इसे अभी लॉन्च किया गया है पुणे से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत सरकार के द्वारा जो आपका पेट्रोल होता है उसमें एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है उसके टारगेट को घटा दिया गया है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर PM मोदी ने इसकी घोषणा की है और मोदी साहब ने यहाँ पर कहा है कि इसके अंतर्गत हमारे पूरे देश में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2025 तक हम लोग 20% पेट्रोल को मिलाएंगे एथेनॉल में, जो कि अब इन्होंने घटा करके अप्रैल 2023 कर दिया है। और एथेनॉल मैंने आपको बताया ही था, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, यानी कि जो आपकी पीने वाली शराब होती है उसमें भी आपको यही देखने को मिलता है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक जिला था जहां पर बहुत सारे लोगों की शराब पीने से मौत हो गई थी। तो होता क्या है, जब आप लोग मेथिल एल्कोहल पी लेते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा किस नाम से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया? तो इसका नाम है स्वास्तिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या? पहले आपको इसका थोड़ा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया नॉलेज बेस, यानी कि इस तकनीक की सहायता से जो हमारा जल होता है उसको पूरी तरीके से कीटाणु रहित किया जाएगा। तो इसी के लिए CSIR NCL के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे में। अगला प्रश्न है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 1 बिलियन बंजर भूमि को रिस्टोर करना होगा? तो ये टारगेट इन्होंने बताया है 2030 का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र नाम की संस्था है ना, इन्होंने क्या कहा है कि 2021 से जो 30 तक का साल होगा ये आपके डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का होगा। मतलब ये है कि जो भी दुनिया भर में बंजर भूमि है उसको हम लोग यहाँ पर अच्छी भूमि में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसके उत्पादकता को हम लोग वापस लाएंगे। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर हमें पृथ्वी के ऊपर बायोडायवर्सिटी को बचाना है, यानी कि इसके लॉस को रोकना है, तो 2030 तक कम से कम 1 बिलियन हेक्टेयर, यानी कि जितना चीन का आपका क्षेत्रफल है लगभग उतने बराबर जमीन को यहाँ पर रिस्टोर करना होगा। FAO की बात करते हैं तो रोम में इसका हेडक्वार्टर है, क्यू डोंग्यो इसके महानिदेशक हैं। और यूनेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंगर एंडरसन इसके महानिदेशक हैं और केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 43,000 करोड़ रुपए में पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी गई? सॉरी, 2 प्रश्न इसमें हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। टोटल 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी मिली है और प्रोजेक्ट का नाम है 75। क्या नाम है? 75 नाम है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे रक्षा मंत्री और अभी इनके द्वारा 43,000 करोड़ रुपए में टोटल 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी मिली है और इसके अलावा 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे हमारे देश में जो भी एयर डिफेंस गन है, इसके अलावा जो भी गोला बारूद होते हैं उनको और ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाए। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी ये आपकी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के ऊपर आधारित होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पनडुब्बी अगर आप लोगों ने देखा होगा
तो सामान्य तौर पे आपकी जो पुरानी पनडुब्बियाँ होती थी वे हमारे डीजल के ऊपर चलती थीं और उस स्थिति में जो इनके अंदर ईंधन डाला जाता था यानी कि डीजल, तो उसको जलने के लिए ज़रूरत होती थी ऑक्सीजन की। अब जाहिर सी बात है पानी में ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, इसलिए इनको आना पड़ता था बाहर समय समय पर। लेकिन अब जो आपकी इस प्रकार की पनडुब्बी होती है यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, इसमें आपको हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर आपके पनडुब्बी को ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रहना है तो यहाँ पर उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हमारे देश की पहली पनडुब्बी कौन सी थी, तो इसका नाम है INS कलवरी, जिसको 1967 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और सोवियत संघ के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। चलिए, तो इस प्रकार से करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बना है बिहार के पटना में। वर्ष 2021 में जो KKFI 2021 सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट है ये किसने जीता है, तो ये जीता है पहाड़ी बिलास ने, जो कि है महाराष्ट्र के। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 94वें नंबर का सदस्य कौन बना, तो ये बना है इटली। कौन बना है, इटली इसका सदस्य देश बना है। और किस राज्य में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन हुआ है पुडुचेरी में। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। किस राज्य में भारत का जो पहला ग्रे उल्फ अभयारण्य है उसको स्थापित किया जाएगा। किन देशों के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा 590 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, इसकी स्थापना के लिए समझौता हुआ है। और किस राज्य की सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य दिवस की अवधि होती है इसको 150 दिन निर्धारित किया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए जो केमिस्ट्री के प्रश्न डिस्कस कर रहे थे उसको डिस्कस करेंगे। और अनअकैडमी वाली क्लास में आप लोग जरूर आइएगा और इस वीडियो को भी आप लोग शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट दूं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।